हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री 2021 का जो एग्ज़ाम अभी 29 नवंबर को ही हुआ है, ठीक है, उसकी दोनों शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। एक एक पहलू के ऊपर हम डिटेल में समझेंगे कि एग्ज़ाम कैसा आया था, एग्ज़ाम में जाकर के हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और एग्ज़ाम का नेचर कैसा था। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन बच्चों ने एग्ज़ाम के दौरान दिया है कि टेक्निकल इशू बहुत ज़्यादा आए थे। तो क्वेश्चन पेपर खुलते समय ही टेक्निकल इशू इतना ज़्यादा था कि 2-3 मिनट तो वैसे ही लग गए, ठीक है। और क्या क्या क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, इसमें नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा रहा था, क्या एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता था, और पेपर 1 कैसा था और पेपर 2 जो हमारा हिस्ट्री का पेपर होता है वह कैसा था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले एग्जाम की हमारी प्लानिंग कैसे रहेगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में घूमता है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ को डिसाइड कैसे करते हैं, कट ऑफ कैलकुलेट कैसे होती है। एक एक चीज़ को मैं डिटेल में समझाता जाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके दिमाग में घूम रहा है, अब एग्ज़ाम तो हो गया, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी टफ था बच्चों की अकॉर्डिंगली, रिव्यू जैसे जैसे बच्चों के हमें मिले हैं उसी के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि एग्ज़ाम काफ़ी टफ था। और उसके बाद अब आने वाले समय में हमें ऐसी कौन सी बुक को पढ़ा जाए जिससे ये वाला एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, क्योंकि यदि इसी प्रकार एग्ज़ाम का पैटर्न बनता रहा, डिफ़िकल्टी लेवल और भी आने वाले समय में तो और भी इंक्रीज़ होगा, डेफिनेटली होगा। तो कौन सी ऐसी बुक को पढ़ा जाए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक को आपको आगे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक बेल नोटिफिकेशन होता है उसको भी दबा लीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके फोन पर उसी समय पहुँच जाए और आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे तरीके से मूव ऑन होती रहे, ठीक है। अगर आपको हमारी किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कोई चार्जेस नहीं हम लेते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। आपने करना कुछ नहीं है, सीधा टेलीग्राम, सीधा प्ले स्टोर में जाना है और टेलीग्राम एप्लीकेशन होती है इस प्रकार की, इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर जाकर के सर्च बार में सर्च करिए देवेंद्र सर, ठीक है। या फिर आप मेरे इस नंबर से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इससे भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। आपको वहाँ चैनल मिलेगा स्टडी हमारे साथ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर एक ग्रुप भी बना रखा है हमने, उसको भी आप ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर, टैलेंटेड बच्चे हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे बच्चे हैं जो सारे के सारे पूरी डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हैं और हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप भी इसको ज्वाइन करके वहाँ पर सारे के सारे पीडीएफ भी ले सकते हैं और अपने क्वेश्चन को भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप सभी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर भी कर देते हैं, ये तो बहुत अच्छा करते हैं, करते रहिएगा। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आऊँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना आ सके, ठीक है। तो चलिए फिर आगे डिस्कस करते हैं। इसी वीडियो में जो प्रश्न हमने सोचे हैं उनके ऊपर बात करते हैं कि टेक्निकल इशू ऐसे क्या थे जो आए एग्ज़ाम के दौरान। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि टेक्निकल इशू वाकई बहुत थे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत दोनों टर्म्स को मर्ज कर दिया गया जिसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे सेंटर बना दिए गए जहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर अच्छे हाई क्वालिटी के नहीं थे, वहाँ पर टेक्निकल इशू तो आए। जैसे बच्चों ने एग्ज़ाम को शुरू किया करना तो सबसे पहले प्रॉब्लम तो यही है कि 2-3 मिनट तक तो क्वेश्चन पेपर खुला ही नहीं। 2-3 मिनट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे प्रेशर बिल्ट हुआ आगे, वो जो प्रेशर है वो आगे वाली जितनी भी परफॉर्मेंस थी आपकी क्वेश्चंस के ऊपर, उसके ऊपर भी आपको पता है कि असर तो डालेगा ही। तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ी। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी जो लैंग्वेज थी, जो उन्होंने ट्रांसलेट कर रखी थी, गूगल ट्रांसलेटर से की थी या फिर कहीं और से कर लाए थे, पता नहीं कहाँ से की थी, शायद वो एलियन से करा के लेके आ गए थे। तो इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज थी, हिंदी भी बहुत मुश्किल में पढ़ी जा रही थी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल था। ये एक प्रॉब्लम थी, इसके लिए हमने यूजीसी नेट को भी मेल किया है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नेचर ऑफ एग्ज़ाम कैसा था। एक बात तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एनालिसिस है ये मेमोरी बेस एनालिसिस है। मेमोरी बेस एनालिसिस का मतलब ये होता है कि बच्चे जो एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं उन्होंने जाकर वहाँ पे ड्यूरिंग द एग्ज़ाम जो क्वेश्चन उनको याद आए वो हमें उन्होंने बताए हैं कि ये वाले हमारे क्वेश्चंस आए थे। उन्हीं के आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि ये देखने के लिए कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, क्या एग्ज़ाम क्लियर हो सकता था कि नहीं हो सकता, क्या क्या
टेक्निकल इशू रहे वहाँ पर उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी बेस का मतलब यही होता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो क्वेश्चंस हमें केवल वही याद रहते हैं जो आसान होते हैं। डिफ़िकल्टी जो लेवल होता है उसको तो हम एनालाइज बाद में करेंगे जब क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन जब बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं वहाँ से जो क्वेश्चंस लेके आते हैं वो आसान क्वेश्चन को ही याद रख सकते हैं, वही क्वेश्चन हमें बताते हैं, उन्हीं के आधार पर हम इस वीडियो को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि जो क्वेश्चंस के हिसाब से जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है वो कैसा था, डिफ़िकल्ट था या फिर इजी था या फिर मॉडरेट था। जो क्वेश्चंस हमें पूछे गए थे वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो क्वेश्चंस प्राचीन भारतीय इतिहास से पूछे गए थे वो थे चालकोलिथिक एज से, ठीक है, और वैदिक एज से। सभा और समिति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान थे। और धार्मिक आंदोलनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं हर मेरी वीडियो में ये कहता हूँ कि धार्मिक आंदोलनों से क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये हमारे सिलेबस के आउट ऑफ बॉक्स से चले गए हों। जैन काउंसिल से क्वेश्चन आया था जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि रिमेन्स ऑफ बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो कौन से राजा ने डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प की, ठीक है। और प्राचीन महिला टीचर्स के टर्म्स दिए गए थे, उनको भी देखना था। नासिक केव इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस आया था। जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उन्हीं को आधार बनाकर पूछे जाते हैं। आपने देखना कि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी फॉलो करोगे तो आपको उनमें से भी ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जो भारतवर्ष का उल्लेख आपको किस अभिलेख में मिलता है, ये भी क्वेश्चंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन जो डेप्थ में जिन्होंने थोड़े से डिटेल में स्टडी की है वो कर सकते थे। गुर्जर प्रतिहार की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी, जो नॉर्मल बात है कि आप सबको पता होनी चाहिए। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था। असुर नरक डायनेस्टी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, जिन्होंने ये पढ़ा है उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा क्वेश्चन ये भी डिफ़िकल्ट था। यशकिनी और पुरुष अध्यापक जो थे उनको आइडेंटिफाई करना था, लेकिन थोड़ा सा यदि आप ट्रिक के साथ इसको करते, थोड़ा लॉजिकल लगा के करते तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस भी किया जा सकता था। एक क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि हायर पनिशमेंट किसको दी जाती थी, ठीक है। गुप्ता के कॉइन्स थे। हायर पनिशमेंट में जो ऑप्शंस थे, एक तो थे ब्राह्मण, शूद्र या फिर ऐसे क्षत्रिय, ऐसा कुछ ऑप्शंस थे जो बच्चों ने हमें बताए। तो ये भी प्रश्न इतना डिफ़िकल्ट मुझे नहीं लगता है। और आगे हम 7 लिम्स ऑफ स्टेट्स की जब बात करते हैं तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और इसको भी आसानी से किया जा सकता था। ये प्रश्न तो डायरेक्टली पूछ लिया गया था, डिवोर्स का किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे जो हम ऐसे कह दें कि ये आउट ऑफ बॉक्स पूछ लिए गए थे, लेकिन आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चंस नहीं थे। क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, ये किए जा सकते थे। उड़ीसा के मंदिरों की क्रोनोलॉजी हर बार एग्जाम में आती है, तो ये प्रश्न इसी थे। मध्यकालीन भारत से जरूर क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम तभी हल कर पाते हैं जब हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है, अदरवाइज हमें ये प्रश्न करने थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। लाख बख्श, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में ही उसके बारे में दिया जाता है कि उसका जो निक नेम था ये था। उसके बाद उसके जो टाइटल्स आते हैं वो अलग अलग चेंज होते हैं। हर शासक के ऊपर कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको उनको डिटेल में थोड़ा सा तो पढ़ना होगा ही, ठीक है। ग्वालियर युद्ध के बाद इल्तुतमिश ने कौन सा कॉइन जारी किया था, कितना आसान प्रश्न था, ये भी किया जा सकता था। सिख गुरु की जो सब कास्ट है, जैसे बेदी है, बेदी कौन से गुरु की कास्ट थी, सब कास्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जो बच्चों ने मेमोरी बेस हमें बताया है उसी के हिसाब से हमने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है। विजयनगर, मैंने हर वीडियो में बताया है कि विजयनगर से क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए हैं। दोनों शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस हिस्टोरियन ने अकबर के 120 सिटीज़ का विवरण दिया है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। तो अकबर की विजयों की क्रोनोलॉजी, आप यदि प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठाओगे तो उसमें किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए नए नहीं है। आगे बात करते हैं, फादर एंड सन किस दरबार में थे। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। यदि आपको थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज है तभी ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। रजिया सुल्ताना पर 3 प्रश्न आगे थे। देखिए, एक ही सुल्तान पर यदि 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेटली बलबन के ऊपर भी, फरमान के मध्यकालीन भारत के कुछ बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए थे। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसमें हमने जितने भी मध्यकालीन भारत के हो, चाहे प्राचीन भारत के हैं, चाहे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के हैं, जितने भी राइटर्स हैं उनके ऊपर प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछेंगे एक ही वीडियो में हमने उसको बनाया है। आप हमारे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। आपको उसी चैनल पर उसी वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो बुक्स के ऊपर, मध्यकालीन भारत की बुक्स के ऊपर दिए गए थे, जो हमारे लिए नए नहीं थे, ठीक है। शेरशाह सूरी के ऊपर क्वेश्चन आया था,
तो ये सारे के सारे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, चोखा मेला क्या था, इसको मैं मानता हूँ थोड़ा सा नहीं पढ़ा होगा। जहांगीर की पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आया। तुगलक काल की डायनेस्टी की क्रोनोलॉजी पूछ ली गई थी, ये प्रश्न भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, सारे के सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। हैदराबाद के फाउंडर का नाम था, 1857 की करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट दी थी। दिगंबर विश्वास, श्वेतांबर विश्वास किस राइट्स के साथ संबंधित थे। 84 सीढ़ियों की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। यदि आपने पंजाब हिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा है, गुरुओं की हिस्ट्री को खासतौर पर यदि ध्यान से पढ़ा है, तो ये प्रश्न आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था। और कादियां पंजाब में कौन सी मूवमेंट चली थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास के प्रधान कौन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जनरल ओडवायर की हत्या किसने की थी, ये प्रश्न आसान था। यदि ये प्रश्न हम गलत करके आ जाएं तो फिर तो हिस्ट्री हो गया। भारत चीन पर सीपीआई पार्टी का क्या स्टैंड था। देखिए यहाँ पर सीपीआई पार्टी की यदि हम बात करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यदि थोड़ी सी आपको हिस्ट्री की और इंटरनेशनल रिलेशंस की थोड़ी सी समझ है तो ये प्रश्न भी किया जा सकता था, इतना डिफिकल्ट प्रश्न नहीं था। एजुकेशन रिफॉर्म्स की स्टेटमेंट थी, करेक्ट और इनकरेक्ट देखना था। प्रेमचंद, ये जो प्रेमचंद का, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा ये थोड़ा सा अलग था, क्योंकि हिस्ट्री में हम प्रेमचंद के बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। आइडिया ऑफ हिस्ट्री, हर बार क्वेश्चंस आइडिया ऑफ हिस्ट्री से आते हैं। पैसेज जो था इतना डिफिकल्ट नहीं था, वैदिक एज से था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से एक पैसेज था। मेरे हिसाब से ये शिफ्ट 1 में जो पूछे गए जो पैसेज हैं, ऐसे ही पैसेज आपको शिफ्ट 2 में भी देखने को मिले हैं, ठीक है। सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। नेचर ऑफ एग्जाम को डिफिकल्ट कहना, आसान कहना या फिर इसको मॉडरेट कहना, ये एक प्रकार से मुझे ना उस चीज़ को लेवल को जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि यूजीसी का जो पर्पस है, यूजीसी का जो मोटिव है एग्ज़ाम को लेने का, उसको समझना होगा। अगर हमने उसको समझ लिया तभी हम इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने आप को बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। यदि यूजीसी आप लोगों को आसान प्रश्न पत्र दे देगा, तो आसान क्वेश्चन दे देगा, तो किस प्रकार हम अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। तो यही चीज़ होती है, यूजीसी सोचता है हमेशा कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप लोगों की हर चीज़ की स्किल का पता लग सके। यदि हमने ये चीज़ देख ली कि यूजीसी ये एग्ज़ाम लेता ही क्यों है, जब तक हमें यही पता नहीं है तब तक हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, यूजीसी का एग्ज़ाम लेने का मेन पर्पस यही है कि वह आपको अच्छे टीचर्स अपॉइंट करना चाहता है, अच्छे लेक्चरर्स अपॉइंट करना चाहता है और अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स ढूंढना चाहता है, ताकि आने वाले समय में अच्छा साहित्य लिखा जा सके, अच्छी फील्ड में रिसर्च की जा सके और अच्छे टीचर्स अपॉइंट किए जा सके, ताकि एजुकेशन की फील्ड में अच्छे अच्छे बच्चों को पढ़ाया जा सके। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब तक यूजीसी आप लोगों को तभी तो अपॉइंट करेगा ना, तभी तो अच्छे टीचर्स आएंगे जब एग्ज़ाम अच्छा लेंगे, जब एक कंपटीशन अच्छा होगा, ठीक है। और इसके लिए हमें तैयारी भी वैसी करनी होगी। जब तक हम तैयारी उसी हिसाब से नहीं करेंगे तो हमारे एग्ज़ाम के पर्पस हम बिल्कुल लॉस्ट कर चुके होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता था, ठीक है। डेफिनेटली, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, यदि आपने उसकी दिल से तैयारी की है, आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सिलेबस को फॉलो किया है। इसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं बात करता हूँ कि 29 नवंबर को हम लोग फर्स्ट शिफ्ट में बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए, जैसे एग्ज़ाम शुरू होने वाला था उससे पहले हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए गए। बहुत सारे बच्चों से हमने पूछा कि आपकी तैयारी कैसी है। सब ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहा कि वी आर गोइंग टू सेल थ्रू द एग्ज़ाम, बहुत आसान है, बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बिल्कुल करके आएंगे। तो उनसे हमने एक ही प्रश्न पूछा कि आपने सिलेबस को भी फॉलो किया है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल हमने सिलेबस को भी फॉलो किया है, हम सिलेबस बिल्कुल पढ़ा है। तो हमने पूछा कि सिलेबस के 10th सेक्शन और 9th सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो किसी को याद नहीं। तो कहते हैं कि सर हमने याद नहीं है लेकिन हम पढ़ना ज़रूर है। तो वही बात है ना, आपके हाथ में तलवार दे दी गई है और आप आंख बंद करके उसको चला रहे हो, टारगेट का पता नहीं कहाँ लग रही है कहाँ नहीं लग रही है। तो जब तक आप सिलेबस को अच्छे तरीके से बाय हार्ट याद नहीं करोगे तो तैयारी कैसे करोगे। आपको पता ही नहीं है कौन सी बुक पढ़ रहे हो, कौन सी बुक में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो, वो चैप्टर हमारे सिलेबस में कहाँ जाके रिलेट करता है और उसका हमारे एग्ज़ाम के साथ क्या लिंक है, उसी से क्या प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक होती हैं। जब तक हम लिंक को नहीं समझ पाते तब तक हम तैयारी कैसे करेंगे। तो ये चीज़ मैं कहना कि
इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है, क्योंकि एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमारे पास वेल डिफाइंड सिलेबस है। सिलेबस को फॉलो करके कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। पेपर 1 का नेचर कैसा था, अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बार बार पूछते हैं। देखिए पेपर 1 का नेचर भी मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। जो क्वेश्चंस इतने स्टेटमेंट थे, क्योंकि पहले आज से 4 साल 5 साल पहले जो क्वेश्चन आते थे, हर सेक्शन से मुझे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इस बार टीचिंग और रिसर्च से क्वेश्चन कम आए थे। उसके बाद दूसरे सेक्शन जैसे कम्युनिकेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, पैराग्राफ है और पीपल एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। ऐसे करके जो पेपर 1 का जो टोटल एनालिसिस यदि हम करते हैं तो पेपर 1 भी मॉडरेट लेवल का था। उसको क्लियर करने के लिए भी आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और आगे बात करते हैं हिस्ट्री का पेपर, जो हमारा फेवरेट पेपर है, जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं। हिस्ट्री का पेपर भी मैं उसे डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट कहने में यदि कोई आके मुझसे बात करे तो डिफ़िकल्ट कहने वाला मेरे हिसाब से मैं सबसे अंतिम इंसान रहूँगा जो मैं इस प्रश्न पत्र को डिफ़िकल्ट कहूँगा, क्योंकि यदि इस प्रश्न पत्र को सही तरीके से फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा सकता था। देखना, आप में से ही बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आएंगे और हमें भी कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर हमारा ये एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर हो गया है। ठीक है, आगे आने वाले एग्ज़ाम की प्लानिंग कैसी रहेगी, हम कैसे तैयारी करेंगे, ये क्वेश्चन हमेशा ही हमारे दिमाग में घूमता है। सारे बच्चे इस प्रश्न को लेकर भी चिंतित हैं कि क्या आने वाले एग्ज़ाम में हम तैयारी कैसे करें, इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आ गया है, आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार हम पढ़ा जाए। देखिए होता ऐसा है कि कोई भी टीचर है वो अपने हिसाब से जब एग्ज़ाम की तैयारी करवाता है, उसको ये पता होता है कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, उसी के हिसाब से हम आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो अभी जो एग्ज़ाम आया है उस एग्ज़ाम का जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसके ऑप्शंस को हम देखेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल प्लान करेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम में कैसे किया जा सकता है इस एग्ज़ाम को। आगे कट ऑफ क्या रहेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। सब पूछते हैं कि कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है, कट ऑफ इस बार कट ऑफ रहेगी कितनी। मेनली क्वेश्चन तो बच्चों यही पूछते हैं कि इस बार कट ऑफ रहेगी कितनी। तो कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए पहले हम कट ऑफ ही देख लेते हैं। देखिए यूजीसी नेट 2021 में जो कट ऑफ रहने वाली है उसको हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जून 2020 में जो कट ऑफ थी वो देखते हैं, और दिसंबर 2019 में जो कट ऑफ रही है, हम इन दोनों सालों की पहले एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 60% था, 60% आई थी 2020 में जनरल की, ये जनरल की कट ऑफ थी जेआरएफ की। ठीक है, और जो उनकी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी जनरल की वो थी 54%। ठीक है, और उसी प्रकार दिसंबर 2019 में जो जेआरएफ की 62.67 थी और जो नेट को क्वालिफाई करने की थी वो 55.33 थी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ तो देखने वाली होगी, आप देखना कि 2019 में जो कट ऑफ रहती है वो रहती है 55 और 2020 में कट ऑफ बन जाती है 54, एक नंबर कम हो जाती है। ठीक, अब ये जो हमारा 2021 का एग्ज़ाम है इसकी कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होगी और कितनी रहेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आगे मैं आपको समझाता हूँ कि कट ऑफ कैलकुलेट कैसे होती है। सबसे पहले हम कट ऑफ की कैलकुलेशन को ही समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ले लो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लो, हिस्ट्री को ही ले लेते हैं हम। हिस्ट्री में मान लीजिए कि 1 लाख बच्चों ने अपीयर किया। ठीक है, 1 लाख बच्चों ने अपीयर किया, एग्जैक्टली क्लियर है, हम मान के चलते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो 1 लाख बच्चों में से पास करने वाले बच्चे कितने थे, उन्होंने पास किया 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया। अब पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि 40% मार्क्स हमें दोनों पेपर्स में लेने होते हैं। पेपर 1 में भी 40% चाहिए और पेपर 2 में भी 40% चाहिए। दोनों पेपर में 40% नंबर्स लेकर 1 लाख में से जो बच्चे पास हो गए हैं वो थे 10,000। अब इन 10,000 बच्चों को यूजीसी एवेलुएट करेगा। ये बच्चे 10,000 बच्चे हैं, इनकी एक लिस्ट बन गई, ये बच्चे लिस्ट में आ गए। ठीक है, 90,000 बच्चे जो लिस्ट से बाहर ही हो गए। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, केवल 10,000 बच्चे लिस्ट में ही आए। अब यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर क्लियर मेंशन किया है कि हम ये जो बच्चे हैं ना
40% मार्क्स लेकर के पास हो चुके बच्चे हैं, उनमें से भी केवल 6% बच्चों को ही नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देंगे, केवल 6% बच्चों को। अब 10,000 का 6% कितना बनेगा? 600 बच्चा। अब 600 बच्चे को, 600 कैंडिडेट को वह यूजीसी नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट देंगे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में जाके अपने आप को इनरोल करने के लिए रेज्यूम दे सकते हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उनको सर्टिफिकेट मिलेगा 600 बच्चों को। ये बन गया 6%। अब यहाँ से 6% से जेआरएफ कैसे डिसाइड होता है? तो जेआरएफ होता है केवल 1%। अभी 600 बच्चों में से 1% बच्चे जो होंगे वो केवल जेआरएफ क्वालिफाई होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब मैं आपको समझाता हूं कि कट ऑफ कितने परसेंट बनती है, परसेंटेज कैसे होती है। यहां हम देख लेते हैं। यहां मैं आपको बताता हूं कि केवल 600 बच्चों ने नेट क्वालिफाई किया। अब यूजीसी के पास पूरी लिस्ट है, पूरा रिजल्ट है। वो क्या करेंगे कि ऊपर से जिसके बच्चे सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए, मान लीजिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाला बच्चा है 90% वाला, ठीक है, उसके नीचे नीचे जाएंगे, जहां तक जाकर के 600 बच्चा 600 बच्चा होता है ना, उसकी कट ऑफ देखेंगे, उसके मार्क्स देखेंगे कितने। मान लीजिए 600 बच्चे के मार्क्स जो हैं वो है 55%। ठीक है, तो ये बन जाएगी जनरल की कट ऑफ। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी में ही ले लो, सर किसी भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है इसी प्रकार डिसाइड होती है। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर और भी काम करते हैं, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी एज निकल चुकी होती है जेआरएफ के लिए, लेकिन उनके मार्क्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो भी जो जेआरएफ को टच कर रहे होते हैं, उनको भी जेआरएफ मिलना चाहिए यदि उनकी एज होती है, तो उनको भी बीच में से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार बाद में बहुत सारे फैक्टर काम करके जेआरएफ डिसाइड की जाती है। जेआरएफ का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा और डिफर करता है। आपको ये तो पता चल गया कि कट ऑफ कितनी रहती है, कट ऑफ डिसाइड कैसे होती है। इसलिए इस बार जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो डबल हो गई है। डबल होगी ना, दोनों एग्जाम मर्ज कर दिए गए थे। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस बार जो नेट की, पिछली बार 54% थी, तो इस बार कट ऑफ जो वो हाई होगी और ऊपर जाएगी। कट ऑफ हाई होगी क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अपीयर होने वाले बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। चाहे एग्ज़ाम टफ था, हो सकता है मार्क्स नीचे आए थोड़ा बहुत, लेकिन कट ऑफ जो है वो 55 से ऊपर जाएगी। 55 से लेकर के 58 तक रहेगी जनरल कैटेगरी वालों की। ये नेट क्वालिफाई वालों की बात कर रहा हूँ मैं। नेट क्वालिफाई 50 जो नेट क्वालिफाई करेंगे वो 55% से लेकर 58 या 59 तक रहेंगे। आगे जो जेआरएफ के लिए होगा, जो जनरल कैटेगरी में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, उनकी कट ऑफ जो है 62% से लेकर 60 आगे जितने भी मार्क्स आएंगे सारे ऊपर 62 से अबव ही जाएगी। जिनके 62 से मार्क्स ज़्यादा होंगे उनको ही जेआरएफ मिलेगा, उसके नीचे मुझे नहीं लगता कि जेआरएफ किसी को मिल पाएगा। और इसलिए इसके ऊपर तो बात करना ज़्यादा कि कितनी कट ऑफ रहेगी कितनी नहीं रहेगी, कट ऑफ कैसे कैलकुलेट होती है यही पता होना चाहिए हमें। ठीक है, आपने पिछले सालों की कट ऑफ भी देख ली कि पिछले साल कट ऑफ कितनी रही थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं कि कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए। तो हिस्ट्री की बात करूं तो मैं पेपर 1 की पहले बात कर देता हूं, जो पेपर 1 को कौन सी बुक से फॉलो किया जाए। ठीक है, देखिए पेपर 1 अभी जैसे जैसे पेपर एग्ज़ाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पेपर 1 को लेकर मैं कोई भी बुक सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर 1 का जो सिलेबस है उससे हिसाब से जो क्वेश्चंस की डिमांड है, क्वेश्चन आगे आगे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से किसी भी बुक के लिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप वह वाली बुक ले लो, वह वाली बुक ना लो। अगर यदि हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करते हैं तो बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसे कह देना कि आप वो वाली गाइड ले लो, वो गाइड आपकी हेल्प कर देगी, वो गाइड आपकी हेल्प कर देगी, तो ऐसा मैं किसी को कोई भी बुक जो है उसके लिए आपको नहीं कहूँगा कि आप वो वाली बुक ले लो, आप वो वाली बुक छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि यदि आपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, नेट को क्वालिफाई करना है, तो आप केवल और केवल NCERT ही पढ़िए, इससे बढ़कर और कोई बुक नहीं है। आप 6th क्लास से शुरू करिए, 12th क्लास तक पढ़िए।
जब तक आप 6 क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ लेते, डिटेल में नहीं पढ़ लेते, उसके नोट्स नहीं बना लेते, 3 4 5 बार रिवाइज नहीं कर लेते, तो ये नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। मैंने बार बार इसके ऊपर बात की है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का केवल एक ही फंडा है, एनसीईआरटी पढ़िए। सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की ओल्ड एनसीईआरटी बुक जो आर.एस. शर्मा की आती है उसको पढ़िए, 2 से 4 बार पढ़िए। और मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री ओल्ड पढ़ो चाहे न्यू पढ़ो, एनसीईआरटी जो सतीश चंद्रा की है उसको फॉलो करिए। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आर्ट एंड कल्चर की आर.एस. शर्मा की जो प्राचीन भारतीय इतिहास की एनसीईआरटी की बुक है उसको फॉलो कीजिए। इसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए केवल एक ही बुक, ओनली वन बुक आई विल सजेस्ट यू, कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद साथ साथ में अपने सिलेबस को रखिए। ठीक है। सिलेबस के साथ साथ आप स्पेक्ट्रम, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को फॉलो करिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो यूजीसी फॉलो ही नहीं करता है। सिलेबस साथ में रखिए, सिलेबस में भी उन सेक्शंस को ढूंढिए। उसके बाद आप कंटिन्यूसली तैयारी करिए। इस वीडियो में आप इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही बुक्स पढ़िए। ये बुक्स 3 4 5 बार पढ़ने के बाद यदि आप एग्ज़ाम ना क्लियर करें तो स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉल कर देना कि हमारा नेट क्लियर नहीं हुआ। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इन्हीं बुक को फॉलो कर लीजिए, सिलेबस को पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, इन बुक्स को पढ़िए और कम से कम 5000 एमसीक्यू लगा के जाइए। हमारे ही चैनल पर आपको बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो आप उनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप सबने बहुत मेहनत की है, इस बार भी आप एग्ज़ाम दे के आए हो, मुझे होप है कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा। मैं भगवान से दुआ भी करता हूँ कि आप जल्दी से इस एग्ज़ाम को क्लियर करें और हमें भी कॉल करें। इसी चैनल पर आप लोगों की हम इंटरव्यू करके वीडियो अपलोड करेंगे। जो बच्चे जेआरएफ लेके आएंगे प्लीज़ मुझे कॉल करना, उनका ज़रूर वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है। आप सभी बहुत अच्छे हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसी प्रकार करते रहिए। देखिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बेस जो क्वेश्चन सीरीज़ थी हमने एक पहले शुरू की थी कुछ दिन पहले, और आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं फिर से उस सीरीज़ को लेके आऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस सीरीज़ को लेके आऊँ और आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे वीडियो के कमेंट जरूर करिए। आपके कमेंट आने के बाद ही मैं उस सीरीज़ को शुरू करूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जब तक हम बिल्कुल ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से नहीं पढ़ेंगे, तो कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। मैंने खुद एनसीईआरटी कम से कम 10 बार पढ़ रखी होगी, बहुत बार पढ़ी, तभी जाके एग्ज़ाम को क्लियर किया था। तो आप भी फॉलो कीजिए। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर करते हैं, करते रहिएगा, उसके लिए आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। तो इसी प्रकार आप वीडियो को शेयर भी करिए, तो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।